हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम एनसीईआरटी नोट्स में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 1857 का विद्रोह। तो हम आज इसी को कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी अर्थात दोनों एनसीईआरटी का समावेशन है। तो जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो जो भी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर दबाएं और अपने हित मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे 1857 का विद्रोह। और इसमें से 1857 बीपीएससी पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से 1857 की क्रांति को पूछा जाता है। तो हम आज इसी के बारे में जानेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें से सबसे पहले समझेंगे कि हम 1857 में उत्तरी एवं मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह आरंभ हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इस विद्रोह का आरंभ यद्यप कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ था, किंतु शीघ्र ही एक व्यापक क्षेत्र के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। इन विद्रोह में सिपाहियों के अतिरिक्त किसान, दस्तकार, जमींदार, विद्वान और शासक भी शामिल थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या था? आइए हम 1857 के प्रमुख कारणों के बारे में जानते हैं। एक बार फिर अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 1857 का जो विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र ही नहीं, वरन औपनिवेशिक शासन के चरित्र, नीतियों, उनके कारण कंपनी शासन के प्रति जनता में उत्पन्न असंतोष और विदेशी शासन के प्रति घृणा का परिणाम था। इस विद्रोह के निम्न कारण थे। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण, इस विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजों के द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत ढांचे का आर्थिक विनाश था, जिसने सबसे बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों तथा शिल्पकारों को निर्धनता की स्थिति में पहुंचा दिया था। अंग्रेजों की भूमि राजस्व संबंधी नीति, कानून और प्रशासन की व्यवस्था इस असंतोष के कारण थे। लगान की दर बहुत अधिक होने के कारण भूमि का स्वामित्व अनेक किसानों के हाथों से निकल करके व्यापारियों एवं महाजनों के हाथों में चला गया। ये नए जमींदार उन परंपराओं से अपरिचित थे जो पुराने जमींदारों को किसानों से जोड़ करके रखती थी, और इसलिए उन्होंने लगान में बहुत अधिक वृद्धि कर किसानों को निर्धन कर दिया। साथ ही जो किसान लगान नहीं दे सके उनकी ज़मीनें छीन ली गई। जमींदार भी भूमि राजस्व की मांग बढ़ने के कारण परेशान हुए और उन्हें खतरा उत्पन्न हो गया कि उनकी जमींदारी की ज़मीनें तथा अधिकार जब्त हो जाएंगे तथा गांव में उनकी स्थिति में गिरावट आ जाएगी। जब अधिकारियों, व्यापारियों और सूदखोरों ने जमींदारों का स्थान ले लिया, तब अपनी स्थिति में गिरावट से उनका असंतोष और बढ़ गया। जब इंग्लैंड में तैयार हुआ माल भारत पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प नष्ट हो गए। अनंतः पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। निचले स्तरों पर प्रशासन, पुलिस, छोटे अधिकारी, निचली अदालतें में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। समाज के मध्य तथा उच्च वर्ग, विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रशासन के उच्च आय वाले उच्च पदों में शामिल नहीं किए जाते थे, जिसका उन पर बुरा प्रभाव पड़ा। देशी रियासतों के नष्ट होने से इस पर आश्रित भारतीयों की जीविका के साधन समाप्त हो गए। इसके साथ ही रजवाड़ों पर आश्रित धर्मोपदेश पंडितों तथा मौलवियों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया। अतः विदेशी शासन के प्रति भारतीयों के मन में घृणा का भाव पैदा या उत्पन्न हो गया। सामाजिक कारण,
ब्रिटिश सरकार की अलोकप्रियता का एक और प्रमुख कारण उसका विदेशी होना भी था। अंग्रेज भारत में सदियों विदेशी ही बने रहे। उनका भारतीय लोगों के साथ कोई सामाजिक संबंध या संपर्क नहीं था। पूर्व के विदेशी शासकों की भांति अंग्रेजों ने उच्च वर्गों के भारतीयों से भी सामाजिक संपर्क नहीं रखा। वे प्रजातीय श्रेष्ठता के देश में रहते हुए भारतीयों के साथ अपमानजनक एवं धृष्टतापूर्ण व्यवहार करते रहे। अंग्रेज भारत में बसने नहीं आए थे, वरन उनका प्रमुख उद्देश्य धन कमाना तथा उस धन को ब्रिटेन भेजना था। भारत की जनता नए शासकों के इस मूल विदेशी चरित्र को पहचानती थी, अतः उन्होंने अंग्रेजों को कभी भी अपना शुभ चिंतक नहीं माना। राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया था। अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, किंतु वे इन संधियों को इच्छानुसार समाप्त कर देते थे। सिंध एवं पंजाब के विलय से अंग्रेजों के प्रति जनमानस में असंतोष की भावना पैदा हो गई थी। 1854 में डलहौजी ने झांसी पर अधिकार कर लिया और वहां के मृत राजा के दत्तक पुत्र को उसका उत्तराधिकारी नहीं माना। 1851 में जब पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन देने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। 1849 में डलहौजी ने मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर यह घोषणा करके आघात किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ करके दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के निकट रहना होगा। 1856 में कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी, वे केवल राजा ही कहे जाएंगे। 1856 में डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया और इसकी पूरे भारत में विशेष रूप से अवध में तीखी प्रक्रिया हुई। इसके कारण अवध और कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण उत्पन्न हो गया। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत की समृद्धि को देखते हुए उसके संदर्भ में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1801 ईस्वी में अवध के नवाब शहादत अली खान द्वितीय के साथ सहायक संधि की गई थी। अखिल भारतीय भावना के अभाव में इन सिपाहियों ने ये मशीनरी लोगों को ईसाई बनाने के प्रयास करते और हिंदू धर्म एवं इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा प्रहार करते थे। ये जनता की पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं का उपहास और निंदा करते थे। 1830 ईस्वी के पश्चात कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुल करके ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का काम करने एवं यहाँ तक कि जमीन एवं संपत्ति जुटाने की भी छूट प्रदान कर दी। ईसाई मशीनरियों ने जब कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन कराया तो जनता को अपने धर्म के सामने उपस्थित खतरे का प्रमाण मिल गया। 1850 में सरकार ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार धर्म बदल करके ईसाई बनाने वालों को दुकानदार अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त सरकार अपने खर्च पर सेना में ईसाई तथा जमींदारों की ईसाई उपदेशक या पादरी नियुक्त करती थी। अनेक लोगों की रूढ़वादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानवतावादी उपायों के कारण भड़की जो सरकार ने भारतीय सुधारकों की सलाह पर किए। उनका मत था कि एक विदेशी सरकार को उनके धर्म एवं परंपरा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्वास संबंधी कानून तथा लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था आदि भारतीय जनमानस को अनाधिकारी हस्तक्षेप के समान लगे। पूर्व के भारतीय शासकों ने मंदिरों मस्जिदों से जुड़ी जमीनों एवं उनके पुजारियों या सेवाओं संस्थाओं को कर से मुक्त कर रखा था, किंतु उनसे कर वसूलने की सरकारी नीति से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात लगा।
जमीन पर निर्भर अनेक ब्राह्मण और पुरुष परिवारों में रोष व्याप्त हो गया और वे ये प्रचार करने लगे कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। फिर है अगला सैनिक कारण। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कंपनी के सिपाहियों के द्वारा की गई थी। ये वही सिपाही थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा ईमानदारी से कंपनी की सेवा की थी, किंतु वे अब विद्रोही बन गए। समाज के दूसरे वर्गों विशेषकर किसानों की आशाएं, इच्छाएं, दुख इन सिपाहियों के मध्य भी प्रतिबंधित होते थे। ये सिपाही वास्तव में वर्दीधारी किसान ही थे और सिपाही भी इस विश्वास से ग्रस्त थे कि अंग्रेज उनके धर्मों में हस्तक्षेप कर रहे थे और भारतीयों को ईसाई बनाने पर बल दे रहे थे। संचार के माध्यमों से इन विचारों का प्रसार बड़ी तीव्रता के साथ हो रहा था। जैसे जब 7वीं अवध रेगुलेटिंग कैवलरी ने नए कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार करते हुए 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला किया है कि 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के मुख्य हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। सिपाहियों की अपनी धार्मिक या जातिगत शिकायतें भी थी। उन दिनों भारतीय लोग जाति आदि के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। सैनिक अधिकारियों की ओर से सिपाहियों की जाति या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर, दाढ़ी रखने या पगड़ी पहनने आदि पर प्रतिबंध लगा था। 1856 में एक कानून बना जिसके अनुसार प्रत्येक नए भर्ती होने वाले सिपाही को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जाकर के सेवा करने की जमानत देनी पड़ती थी। इससे भी सिपाहियों की भावनाओं की आघात पहुंचा, क्योंकि उस समय की हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा पाप थी। सिपाहियों की अनेक दूसरी शिकायतें भी थी। अधिकारियों तथा सिपाहियों के मध्य एक बहुत ही बड़ी असमानता उत्पन्न हो गई थी तथा ब्रिटिश अधिकारी सिपाहियों से प्रायः अपमान का व्यवहार करते थे। अंग्रेजों की सेना में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के मार्ग बंद थे और सेना में उच्च पद यूरोपीय अफसरों के लिए सुरक्षित थे। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतन में भी बड़ा अंतर था। यूरोपीय अफसर भारतीय सिपाहियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। युद्ध में जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था, परंतु युद्ध की समाप्ति पर और उनके सहयोग से जीते गए क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों का भत्ता बंद कर दिया जाता था। बंगाल में 1764 में सिपाही विद्रोही घटित हो चुका था, किंतु उसका दमन कर दिया गया था। 1806 में बेल्लूर में सिपाहियों ने विद्रोह किया, किंतु भयंकर हिंसा के बाद इसका भी दमन कर दिया गया था। (1884) में बैरकपुर में सिपाहियों की 47वीं रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से बर्मा जाने से इनकार कर दिया था, अतः ये रेजिमेंट तोड़ दी गई थी। इसके निहत्थे सिपाहियों पर गोले फेंके गए। सिपाहियों के नेताओं को फांसी दे दी गई। 1884 ईस्वी में वेतन और भत्तों के प्रश्नों पर 7 बटालियनों ने विद्रोह किया और इसी प्रकार अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में तैनात सिपाही विद्रोह करने वाले ही थे, किंतु समय पर उसका दमन कर दिया गया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का कारण था, किंतु यह कोई आकस्मिक का घटना नहीं थी। लगभग एक शताब्दी तक संपूर्ण भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के विरोध में 3 जन प्रतिरोध होते रहते थे। बंगाल और बिहार में जैसे ही ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, वैसे ही सशस्त्र विद्रोह आरंभ हो गए। 1763 से 1856 ईस्वी के मध्य 40 बड़े तथा अनेक छोटे विद्रोह हुए। इन विद्रोह का नेतृत्व प्रायः राजा, नवाब, जमींदार, भूस्वामी और पौलीगार करते थे, किंतु लड़ने वाले फौज में किसान, दस्तकार, शासकों, जमींदारों और पौलीगारों के भूतपूर्व सैनिक लेते थे।
तात्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। ज्ञातव्य है कि सेना में नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ किया गया था। यह राइफल का जो प्रयोग है ये आरंभ किया गया। अफवाह यह थी कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगे कागज का घोल चढ़ाया गया था और कारतूस के राइफल में भरने से पूर्व उसके सिर को दांतों से काटना पड़ता था। अतः इससे हिंदू तथा मुसलमान सिपाही दोनों भड़क गए। उन्हें ये लगा कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। 1857 के विद्रोह से ठीक पहले राशन अर्थात आटे की बोरी में गाय एवं सूअर के हड्डियों का बारीक चूरा होने की अफवाह फैली थी। इस अफवाह के कारण भी इनके मन में धर्म भ्रष्ट होने का भय घर कर गया था। 1857 के विद्रोह का आरंभ एवं उसकी प्रगति। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 30 मील दूर मेरठ में हुआ। यह तीव्रता से उत्तर भारत में विस्तृत हो गया। यह विद्रोह जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर के दक्षिण में नर्मदा तथा पूरब में बिहार से लेकर के दक्षिण में राजस्थान तक विस्तृत हो गया। मेरठ में होने वाले विद्रोह से पूर्व बैरकपुर में मंगल पांडे शहीद हो चुके थे। वे एक सिपाही थे जिन्हें 29 मार्च सन 1857 को विद्रोह करने तथा अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। मेरठ की छावनी में 24 अप्रैल 1857 को तीसरी देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उनमें से 85 को 8 मई 1857 को बर्खास्त कर 10 वर्ष की सज़ा दी गई और उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। इससे मेरठ में तैनात भारतीय सिपाहियों में एक विद्रोह भड़क उठा। सिपाहियों ने अगले ही दिन अर्थात 10 मई को अपने कैदी साथियों को स्वतंत्र करा लिया और अनेक अधिकारियों को मार डाला। विद्रोह का झंडा बुलंद किया और विद्रोह की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई, जो शीघ्र ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए और सिपाहियों ने शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट करके नष्ट कर दिया गया लगा तथा शहर को दिल्ली मेरठ से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइटें काट दी गईं। सिपाही विद्रोह सूर्यास्त के बाद दिल्ली की ओर चल दिए और अगली सुबह 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। उनके दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली की पैदल सेना भी उनके साथ मिल गई। विद्रोही सैनिकों ने यूरोपीय अधिकारियों को मार डाला, शहर को अपने अधिकार में ले लिया। बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली शीघ्र ही इस मुख्य विद्रोह का केंद्र बन गई तथा बहादुर शाह जफर इसके महान प्रतीक बन गए। इस अंतिम मुगल बादशाह को जिस प्रकार स्वतः स्फूर्त ढंग से देश का नेता बना दिया गया, वो इस तथ्य का प्रमाण था कि मुगल शासकों के लंबे शासन ने इस राजवंश को भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक बना दिया। केवल इस एक कार्य के द्वारा सिपाहियों ने फौजी विद्रोहियों को क्रांतिकारी युद्ध में परिवर्तित कर दिया। सिपाहियों के अनुरोध पर बहादुर शाह ने भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिख करके उनसे आग्रह किया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और उनको हटाने के लिए भारतीय राज्यों का एक महासंघ स्थापित करे। बंगाल की पूरी सेना विद्रोह में शामिल हो गई और यह विद्रोह तीव्रता से विस्तृत हो गया। अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का एक बड़ा भाग और पूर्वी पंजाब, इन सभी स्थानों पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण कुछ समय के लिए कमज़ोर हो गया। अनेक रजवाड़ों में शासक तो अंग्रेज मालिकों के प्रति वफादार बने रहे, परंतु उनकी फौजों में विद्रोह उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार ग्वालियर के 20,000 से अधिक फौजी तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ चले गए। राजस्थान तथा महाराष्ट्र के अनेक छोटे सरदार अपनी जनता का विश्वास प्राप्त करके
विद्रोही बन गए। हैदराबाद तथा बंगाल में भी छिटपुट विद्रोह हुए। विद्रोह का व्यापक चरित्र। उत्तरी और मध्य भारत में सिपाहियों के विद्रोह ने नागरिक जनता को भी सामान्य विद्रोह के प्रति प्रेरित किया। किसानों, दस्तकारों, दुकानकारों, मजदूरों और जमींदारों की व्यापक भागीदारी ने विद्रोह को वास्तविक शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में किसानों तथा मजदूरों ने जमींदारों ने सूदखोरों तथा नए जमींदारों पर आक्रमण कर अपनी परेशानियों को व्यक्त किया। विद्रोह का लाभ उठा करके उन्होंने सूदखोरों की खाता बहियों तथा ऋण के दस्तावेजों को नष्ट कर दिया तथा अदालत, तहसील कार्यालय, माल गुजारी के दस्तावेजों, थानों पर आक्रमण किए और 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम एकता में निहित थी। सभी विद्रोहियों ने बहादुर शाह को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया था। नेतृत्व के स्तर पर हिंदुओं तथा मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था और विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता को स्वीकार करते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी एचिसन ने स्वीकार किया कि वे इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते। 1857 ईस्वी की घटनाओं से स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में तथा 1858 ईस्वी से पहले भारत की जनता एवं राजनीति अपने मूल रूप में सांप्रदायिक नहीं थी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर विवरण निम्न है। दिल्ली। यहाँ विद्रोह के प्रतीक मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था, जिसके प्रमुख जनरल बख्त खान थे। बख्त खान ने ही बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया तथा उनको दिल्ली ले आए थे। ब्रिटिश सेना में क्या टोपे। ब्रिटिश सेना में तोपखाने के एक सामान्य सूबेदार थे। बख्त खान विद्रोह के प्रमुख केंद्र में साधारण तथा निम्न वर्ग के प्रतिनिधि थे। कानपुर। इस विद्रोह के नेता नाना साहब थे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सिपाहियों की सहायता से नाना साहब ने अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर विवश कर दिया तथा स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। नाना साहब की ओर से लड़ने का मुख्य भार मुख्यतः उनके विश्वसनीय सेवक त्या टोपे के सिपाहियों पर था। नाना साहब के एक और विश्वसनीय सेवक अजीमुल्ला थे, जो राजनीति में प्रचार कार्य में निपुण थे। लखनऊ। इस विद्रोह का नेतृत्व अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल कर रही थीं। उन्होंने अपने पुत्र बिरजीस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। बेगम ने लखनऊ के सिपाहियों तथा अवध के किसानों और जमींदारों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भाग करके रेजिडेंसी में शरण ली, अतः रेजिडेंसी का घेरा सफल नहीं हुआ, क्योंकि वहां छोटी सी ब्रिटिश सेना उनकी रक्षा करने में सफल रही। झांसी। इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और झांसी के दिवंगत शासक गंगाधर राव की विधवा थी। जब अंग्रेजों ने झांसी की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए रानी के अधिकार को नहीं माना और उनके राज्य का अधिग्रहण कर लिया तथा उन्हें धमकी दी गई कि झांसी में सैनिकों को भड़काने के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा, तब रानी विद्रोहियों में शामिल हो गई। विद्रोहियों के साथ मिलकर रानी अंग्रेजों से बहुत बहादुरी के साथ लड़ी। युद्ध के दौरान रानी को झांसी छोड़नी पड़ी। त्या टोपे अपने अफगान रक्षकों की सहायता से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और ग्वालियर में अंग्रेजों के वफादार महाराज सिंधिया ने रानी से लड़ने का प्रयास किया, किंतु उनके अधिकांश सैनिक रानी से मिल गए। सिंधिया ने आगरा जाकर के अंग्रेजों से शरण ली। 17 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई। 17 जून 1858। आरा, जो बिहार में है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह थे, जो आरा के समीप जगदीशपुर के निकट असंतुष्ट जमींदार थे। ये विद्रोह के संभवतः सबसे प्रमुख सैनिक नेता तथा गणतज्ञ थे। फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से विद्रोह के प्रमुख नेता थे और ये मद्रास के रहने वाले थे। इन्होंने
1850-56 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार गांव-गांव घूम करके किया। इस दौरान वे पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी आगे पीछे, ढोल और पीछे उनके साथ उनके समर्थक होते थे, इसीलिए उन्हें डंका साह भी कहा जाता है। जनवरी 1857 में ये उत्तर भारत में फैजाबाद आ गए। फैजाबाद में इन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की उस कंपनी से भीषण लड़ाई लड़ी जो उनको राजद्रोह के प्रचार से रोकने के लिए भेजी गई थी। मई सन 1857 में जब भगवान भड़क उठी तो ये अवध में एक मान्य नेता के रूप में उभरे, जो उन्हें करिश्माई व्यक्तिगत जादुई शक्तियों का धनी मानते थे। उनकी मान्यता थी कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। मंडला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है। राजगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी के द्वारा 4000 सैनिकों की फौज तैयार की गई एवं अंग्रेजों के विरुद्ध उनका नेतृत्व भी प्रदान किया गया, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। बड़ौद परगना जो उत्तर प्रदेश में है, इस क्षेत्र के प्रमुख नेता शामिल थे। इन्होंने देश के मुखिया और काश्तकारों को संगठित किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह के दौरान या विद्रोह के लिए तैयार किया। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले में अपने कब्जे में लिया गया तथा वे वहां न्याय भवन नाम से विवादों एवं झगड़ों का निपटान करने लगे। जुलाई 1857 में एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। फिर है 1857 के विद्रोही की असफलता के क्या प्रमुख कारण रहे। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत था और इसे जनता का व्यापक समर्थन भी प्राप्त था, परंतु फिर भी ये पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को प्रभावित नहीं कर सका। 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्न कहानी थे। सीमित क्षेत्र क्या है, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं सीमित क्षेत्र के बारे में। यह विद्रोह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में विस्तृत नहीं था, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले अनेक विद्रोह हो चुके थे। मुंबई, मद्रास, बंगाल, पश्चिमी पंजाब में जनता विद्रोहियों से सहानुभूति रखती थी। फिर भी ये प्रांत प्रभावित रहे। इसकी अतिरिक्त असंतुष्ट तथा देखभाल जमींदार को छोड़ करके उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश का लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। देसी राजाओं के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे, इसीलिए वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा तथा दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राजा और दूसरे अनेक सरदारों एवं जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को सक्रिय सहायता दी थी। वास्तव में भारतीय शासकों में 1% से अधिक विद्रोह में शामिल नहीं हुए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के बाद ये टिप्पणी की कि वे इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान की आगे बांध की तरह कार्य किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। संपन्न वर्गों, जमींदारों तथा व्यापारियों के द्वारा विद्रोहियों का साथ न देना। संपन्न वर्गों के अधिकांश लोगों ने विद्रोहियों का सक्रिय विरोध किया। यहाँ तक कि विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से जमींदारों ने अपनी जागीर वापस प्राप्त करने का आश्वासन पाकर के स्वयं को विद्रोहियों से अलग कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु थे, किंतु धीरे धीरे व्यापारी भी शत्रु बन गए। युद्ध का खर्च जुटाने के लिए विद्यार्थियों के विद्रोहियों के व्यापारियों पर भारी कर लगाने पर पड़े थे। ये सेना को भोजन देने के लिए अनेक गोदाम या पर कब्जा करना था। अगला क्वेश्चन,
पड़ा था। अगला है व्यापारी प्रायः अपनी दौलत और माल छिपा देते हैं तथा विद्रोहियों की मुक्त में सामान्य देने से मना कर देते हैं। कलकत्ता, जो कलकत्ता में है, मद्रास, चेन्नई के व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। बंगाल के जमींदार भी अंग्रेजों के वफादार बने रहे क्योंकि वे अंग्रेजों के द्वारा उत्पन्न किए गए थे। इसके अतिरिक्त बिहार में जमींदारों के प्रति किसानों की शत्रुता ने बंगाल के जमींदारों को भी भयभीत कर दिया था। उच्च शिक्षित भारतीयों के द्वारा विद्रोहों को समर्थन न देना। उच्च शिक्षित भारतीयों के द्वारा विद्रोहियों को समर्थन न देना। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का प्रयोग करते हैं, अंधविश्वासों का उपयोग करते थे या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे भारतीय नाराज हो करके दूर हो जाएगा। शिक्षित भारतीयों का मानना है कि अंग्रेज भारत का आधुनिकीकरण करेंगे, जबकि जमींदार पुराने शासकों और सरदारों दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोह देश को पीछे ले जाएंगे। कलकत्ता में शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभव से ये साझा किया कि विदेशी शासन देश का महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण में करने में न केवल असमर्थ सिद्ध हुआ बल्कि उसने उसे गरीब एवं पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के विद्रोही कहीं और अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। 1858 के पश्चात की घटनाओं ने दिखाया कि शीघ्र ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली और आधुनिक आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने संभाल लिया। सीमित संसाधन तथा अनुशासन की कमी। तो सीमित संसाधन तथा अनुशासन की कमी। भारतीयों में एकता का अभाव विद्रोह के लिए घातक सिद्ध हुआ, किंतु विद्रोहियों के लक्ष्य को आघात पहुंचाने वाला यह केवल एक मात्र कारण ही नहीं था, बल्कि उनके पास आधुनिक शस्त्रों तथा अन्य युद्ध सामग्री की भी कमी थी। सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित थे, परंतु उनमें अनुशासन की कमी भी थी, क्योंकि कभी कभी वे अनुशासित सेना के स्थान पर दंगाई भीड़ की भांति व्यवहार करने लगते थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने भारतीय जनता को एक साथ जोड़ने में तथा उनमें एक देश का वासी होने की चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने देश में बड़ी संख्या में सेना, धन तथा अस्त्रों का उपयोग किया। इस अधिकांश भारतीय शासकों तथा सरदारों का समर्थन भी प्राप्त था, अतः विद्रोह का दमन कर दिया गया। 1857 के विद्रोह का दमन। विद्रोहियों के अभियान को एक बड़ी क्षति उस समय पहुंची जब अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। अभियोग चला करके अक्टूबर 1858 में उन्हें रंगून अर्थात बर्मा में पत्नी बेगम जीनत महल के साथ निर्वासित कर दिया गया। वहीं पर नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 3 पुत्रों की दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मार करके हत्या कर दी गई। दिल्ली के पतन के बाद विद्रोह का केंद्र बिंदु नष्ट हो गया। विद्रोह के दूसरे नेता विद्रोह के दूसरे नेता बहादुरी से युद्ध लड़ते रहे, किंतु अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध एक शक्तिशाली आक्रमण केंद्रित कर दिया। मई और जून 1857 में भारत कई स्थानों के माध्यम से संपूर्ण उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। साथ ही विद्रोह में शामिल होने के शक के आधार पर भी भारतीयों पर मुकदमा चलाने एवं उन्हें सजा देने का अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को प्रदान कर दिया गया। जॉन लॉरेंस, आउटरम, हैवलॉक, नील, कैंपबेल, ह्यूरोज आदि कुछ ऐसे ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विद्रोह को कुचलने हेतु ब्रिटेन से ब्रिटिश सैनिकों की नई टुकड़ियां भी विद्रोह को कुचलने हेतु ब्रिटेन से ब्रिटिश सैनिकों की नई टुकड़ियां भी बुलवाई गई थी। दिल्ली पर ब्रिटिशों के द्वारा पंजाब एवं कलकत्ता दोनों से दो तरफा हमले किए गए थे। मार्च 1858 में लखनऊ में ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया। बेगम हजरत महल ने समर्पण कर से इनकार कर दिया तथा वो नेपाल चली गई। नाना साहब की कानपुर में पराजय हुई, किंतु उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। 1859 ईस्वी के आरंभ में वे केवल नेपाल चले गए। बाद में इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगल में जाकर के छिप गए और वहीं से तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में जाकर के छिप गए और वहीं से आदिवासियों के सहयोग से एक भयानक छापामार युद्ध लड़ते रहे। अप्रैल 1859 में उन्हें पकड़ लिया गया। तात्या टोपे पर शीघ्र ही मुकदमा चला करके उन्हें 15 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तो तात्या टोपे को कब फांसी दिया गया? तो 15 अप्रैल सन 1859 को उन्हें फांसी दे दिया गया। विद्रोहियों के पास सैनिक कार्रवाइयों की साझी योजनाओं, अधिकार संपन्न प्रमुखों या केंद्रीकृत नेतृत्व का भी अभाव था। देश के विभिन्न भागों में हो रहे विद्रोहों के बीच कोई सामंजस्य नहीं था। आंदोलनकारियों को भारत को गुलाम बनाने वाले उपनिवेशवाद की यह आधुनिक विश्व की कोई विशेष समझ नहीं थी। इनके पास भविष्य के कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टि का अभाव था। यह विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्प से रहित था। इस प्रकार आंदोलन में विभिन्न प्रकार के तत्व शामिल थे जो केवल ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी घृणा द्वारा ही जुड़े हुए थे। इनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी शिकायतें थीं और स्वतंत्र भारत की राजनीति की अपनी अपनी धारणाएं थीं। एक आधुनिक प्रगतिशील कार्यक्रम के अभाव में प्रगतिवादी राजा और जमींदार आंदोलन का नेतृत्व अपने पक्ष में करने में सफल हो गए। सिपाही तथा साधारण जनता धीरे धीरे एक भिन्न प्रकार का नेतृत्व विकसित कर रहे थे। उदाहरण के लिए दिल्ली में प्रशासकों की बनाई गई 10 सदस्य समिति में 6 सिपाही, 4 नागरिक थे। इसमें सभी निर्णय बहुमत से किए जाते थे। ये सीमित सभी सैनिक तथा प्रशासनिकीय निर्णय सम्राट के नाम पर करती थी और नई सांगठनिक संरचनाएं तैयार करने के इस प्रकार के प्रयास विद्रोह के दूसरे केंद्रों में भी किए गए। भारतीयों में एकता का ये अभाव भारतीय इतिहास के इस चरण में संभवतः अपरिहार्य था। भारत अभी आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था और अभी देश से तात्पर्य छोटी छोटी बस्ती क्षेत्र या अधिक से अधिक अपनी राजसत्ता के प्रति प्रेम था। झांसी की रानी 17 जून 1858 को युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गई। 1858 ईस्वी में गंभीर रूप से घायल होने के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई और उनके भाई अमर सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1859 तक बिहार में विद्रोह लड़ाई चलती रही। 1859 तक बख्त खान, बरेली के खान बहादुर खान, नाना साहब के भाई राव साहब और मौलवी अहमदुल्ला सभी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। 1857 के विद्रोह के परिणाम। 1857 का विद्रोह असफल रहा, किंतु अपनी विफलता में भी इसने एक महान उद्देश्य की पूर्ति की। यह उस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गया जिसने यह कर दिखाया जो विद्रोह न कर सका। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश नीतियां एवं व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाए गए। इस विद्रोह के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। कंपनी की सत्ता का अंत तथा प्रशासनिक परिवर्तन। विद्रोह की असफलता के पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से
भारत पर शासन के सभी अधिकार वापस ले लिया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था। तो महारानी की उद्घोषणा को किसने पढ़ा? तो ये 1 नवंबर सन 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। भारत में शासन के लिए 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया। अब गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार अब भारत का शासन ब्रिटिश सामग्री की ओर से भारत के राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया। 1861 में ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा भारतीय लोक सेवा अधिनियम पारित किया गया। अगला पढ़ेंगे हम यहाँ पर सैन्य परिवर्तन। तो सैन्य परिवर्तन में 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारतीय सैनिकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा ही विद्रोह पुनः न हो, इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीय सैनिकों के विद्रोह करने की क्षमता को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। सर्वप्रथम सेना में यूरोपीय सैनिकों का वर्चस्व सुनिश्चित किया गया। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई। बंगाल की सेना में अब यह अनुपात 1:2 का तथा मद्रास और मुंबई में यह अनुपात 2:5 का था। इसके साथ ही भौगोलिक एवं सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। तोपखाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूर्णतः यूरोपियों के अधीन हो गए। इसके अतिरिक्त अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति का सख्ती से पालन किया जाने लगा। वर्ष 1914 तक किसी भी भारतीय को सूबेदार से उच्च पद नहीं दिया गया। सेना के भारतीय अंग का संगठन, संतुलन और जवाबी संतुलन तथा बांटो और राज करो की नीति के आधार पर किया गया, जिससे किसी ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के लिए एकजुट होने का अवसर उन्हें प्राप्त न हो सके। सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने लगे और भारतीयों को लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों में बांट दिया गया। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत के सैनिकों ने ही आरंभ में अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी, परंतु 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। अब बड़ी संख्या में सेना में उनको भर्ती करना बंद कर दिया गया। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों एवं पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और उनको बड़ी संख्या में भर्ती किया जाने लगा। 1875 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की सेना का आधा भाग पंजाबियों का था। भारतीय रेजिमेंटों को अनेक जातियों और वर्गों का मिश्रण बना दिया गया, जिससे कि वे सभी एक दूसरे को संतुलित करती रहें। सैनिकों की सांप्रदायिक, जातिगत, कबीलाई और क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित किया गया, जिससे उनके बीच राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न न हो सके। रियासतों के प्रतिनीति में परिवर्तन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारतीय रियासतों के संबंध में एक अलग प्रकार की नीति अपनाई गई। 1857 ईस्वी से पहले अंग्रेज भारतीय राज्यों को हड़पने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे, किंतु अब यह नीति बदल गई। अक्टूबर 1858 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों को साम्राज्य में नहीं मिलाएगी और पहले से चले आ रहे समझौतों का सम्मान करेगी। रजवाड़ों के उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह एवं शत्रुता की दृष्टि से देखा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को ये लगता था कि ये विद्रोह उनके ही कारण उत्पन्न हुआ था।
जमींदारों के प्रति नीति में परिवर्तन। जमींदारों एवं भू स्वामियों को बनाए रखने की नीति अपनाई गई एवं उन्हें पुनः स्थापित किया गया। जमींदारों एवं भूस्वामियों को बनाए रखने की नीति अपनाई गई एवं उन्हें पुनः स्थापित किया गया। जमींदारों और भूस्वामियों को भारतीय जनता के परंपरागत और स्वाभाविक नेता कह करके उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की गई। किसानों के विरुद्ध जमीन पर उनके अधिकारों को सुरक्षा दी गई और राष्ट्रवादी रुझान वाले शिक्षित वर्ग के विरुद्ध उनका उपयोग किया जाने लगा। 1857 के विद्रोह का महत्व। 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल हो गया, किंतु इसके दूरगामी परिणाम हुए। इस विद्रोह के नेताओं को भारतीयों ने राष्ट्रीय नायकों का दर्जा दिया तथा देश के लिए न्यौछावर होने की प्रेरणा प्राप्त की। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप देश राजनीतिक रूप से एक हुआ तथा भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना बढ़ती गई। इस विद्रोह से जिस अभियान की शुरुआत हुई उसकी अंतिम परिणति वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के साथ पूरी हुई। और इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हितमित दोस्तों के साथ। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे 1857 के विद्रोह। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। नमस्कार।